हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में। सबसे पहले तो हम मियोसिस को जो है रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर अगर हम डॉटर और पेरेंट सेल का कंपेयर करें तो हाफ हो जाता है। अगर पेरेंट सेल 2n था तो डॉटर सेल जो है n होगा। पेरेंट सेल 4n था तो डॉटर सेल 2n बन जाएगा। जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं था। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता था। अब हमें कभी भी देखिए n/2 जैसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हैप्लॉइड है तो पहले ही उसमें हर क्रोमोसोम का एक ही कॉपी है ना। तो उसको भी हम लोग कहाँ डिवाइड करेंगे? हाफ क्रोमोसोम थोड़ी ना सर्वाइव करेगा। अगर सारे जीन्स ही नहीं आए तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो कभी हमें n/2 जैसा देखने को कुछ नहीं मिलता है। अगर हम लोग मियोसिस की बात करें कि मियोसिस होता क्यों है, देखिए अगर हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को देखें, वहाँ पर बॉडी तो डिप्लॉयड है, 2n है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, है ना। ह्यूमंस की बात करें तो उन्होंने अगर गैमेट अगर वो 2n बनाते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों, तो फर्टिलाइजेशन के बाद तो 4n हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया। तो प्लॉइडी लेवल पूरा गड़बड़ा गया। तो ये जो मियोसिस है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड गैमेट बनाता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स को हाफ कर दिया जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन से प्लॉइडी जो था ना वो फिर से रिस्टोर किया जाता है। n और n गैमेट सेल फ्यूज़ करके डिप्लॉइड फेज में फिर से जाइगोट में डिप्लॉइड सेल्स बना के वापस यानी कि प्लॉइडी रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि हमारा ह्यूमंस में हो गया, मियोसिस से बनाए गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट बन गया डिप्लॉइड। अगेन पेरेंट 2n थे, अब जाइगोट जो है वो भी 2n है जो माइटोसिस में जाएगा और ढेर सारी बॉडी सेल्स बनाएगा। अब मियोसिस में हमें एक बात याद रखने की, मियोसिस में जो है माइटोसिस की तरह ऐसा नहीं कि एक बार ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। यहाँ पे 2 साइकिल चलते हैं डिवीज़न के, सेल डिवीज़न के। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार ही होता है एस फेज ऑफ इंटरफेज में, और यहाँ पे 2 साइकिल चल रहे हैं। तो एट द एंड हमें 4 सेल्स देखने को मिलती हैं एक सेल से। अगर डिप्लॉइड है तो जो 4 सेल्स जो बनी हैं वो सारी हैप्लॉइड हो जाएंगी। यानी कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम थे पेरेंट में, तो गैमेट में, स्पर्म और ओवा में 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अब बिफोर गोइंग फर्दर विद मियोसिस, सबसे पहले हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में जानना है। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? हमारे पास 2 कॉपीज़ हैं हर क्रोमोसोम की, जिनके ऊपर सेम जीन्स है एट द सेम लोकेशन, यानी कि उनका जीन्स का सीक्वेंस भी सेम है। और इधर अगर एक पे इधर है तो दूसरे पर भी सेम लोकेशन पे है। एक पे इधर लोकेशन पे कोई जीन है तो दूसरे पे भी इधर ही है। अगर हम लोग एक क्रोमोसोम की बात करें तो जो उसके 2 क्रोमेटिड है वो तो आपस में बनते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, बट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अगर क्रोमेटिड्स की बात करें तो एक दूसरे के कंपैरिजन में वो सिस्टर नहीं है, उनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स में 2 कॉपी कहाँ से आई? एक तो आती है मेल पेरेंट से और एक आती है जो फीमेल पेरेंट होता है उससे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, यही हमें क्रॉसिंग ओवर में और रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करते हैं। देखिए क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? इससे वेरिएशंस आती हैं तो वो इवोल्यूशन में हेल्प करती हैं, अगर काम की वेरिएशंस होती हैं तो। अब हम चलते हैं सबसे पहले बारी बारी मियोसिस 1 और 2 पे। सबसे पहले चलते हैं मियोसिस 1 पे। इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न भी इसी को ही बोलते हैं, इसी की वजह से, क्योंकि यहीं पर क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाता है। अब मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की बात करें, इफ़ यू कंपेयर इट विद प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ये टिपिकली लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहला स्टेज, ये भी फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहला स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोटीन, इसको हम लोग बुकेट स्टेज भी बोलते हैं। हमें बुके जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स का। अब यहाँ पर क्रोमोसोम का क्रोमेटिन कंडेंसेशन अगेन फिर से स्टार्ट हो गया, प्रोफेज है ना। सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स जो है हमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होना शुरू हो गए, ठीक है। फिर आता है सेकेंड स्टेज जाइगोटीन। अब यहाँ पर होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में ऐसे एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, प्रोटीनेशियस साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स, जो इनको साथ में जोड़ के रखता है। और हमें ऐसा लगता है कि 4 क्रोमेटिड साथ में, इसलिए हम इसको टेट्राड स्टेज या फिर बाइवेलेंट, 2 क्रोमोसोम जो साथ में है, टेट्राड या बाइवेलेंट स्टेज भी हमें यहाँ पे दिखना शुरू होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। फिर आते हैं हमारी थर्ड स्टेज पे पकाइटिन में। अब लेप्टोटीन और जाइगोटीन से लंबी होती है ये। यहाँ पे जो टेट्राड था वो बाइवेलेंट वाला क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्रोमेटेड वाला। और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमें बहुत आराम से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। साथ में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बना ना, वहाँ पे क्रोमोसोम्स की देख रहे हैं कुछ आर्म्स ना एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल।
अब ये रिकॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर एक एंजाइम हेल्प करता है रिकॉम्बिनेज, जो खुद दो एंजाइम से बना हुआ है, एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस सीजर की तरह काम करता है, लाइगेज जो है ग्लू की तरह काम करता है। अब यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाना, यहीं पे हमें देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर। देखिए मान लीजिए दो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ये साथ में ऐसे जुड़ गए, ठीक है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना। और यहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी फ्रेगमेंट्स जो हैं सीक्वेंस की, डीएनए की, ये एक्सचेंज हो जाएगी। दिस इज़ क्रॉसिंग ओवर। अब पहले देखो पूरा ब्लू था, अभी पूरा ब्लू नहीं है, तो थोड़ा सा वेरिएशन आया। अभी यही वेरिएशन जो है इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। फिर अगर हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेज पे, डिप्लोटीन में, यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, पर क्रोमोसोम्स अभी जो होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेपरेट नहीं हुए, जो एंड्स पे जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा था वहाँ पे वो अभी भी जुड़े हुए हैं। उसको हम बोलते हैं चाइज़माटा, ऐसे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर डिप्लोटीन में सेल जो है बहुत सालों तक अरेस्ट हो जाती है, बहुत सालों तक उसी में रेस्ट रह सकती है, जैसे कि हमारी वर्टिब्रेट्स में oocytes हो गई, इसी स्टेज में अरेस्ट होती है। फिर जो फिफ्थ स्टेप है प्रोफेज 1 का, उसमें चाइज़माटा भी ऐसे टर्मिनल्स की तरफ मूव करते 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 पूरा हट गया है, ठीक है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर के बाद सेपरेट हो जाएंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे, जैसे कि प्रोफेज में होते हैं। उसके बाद आता है मेटाफेज 1। अब देखिए अगर हम लोग कंपेयर करें माइटोसिस के मेटाफेज, वहाँ पे हमने एक ही इक्विटोरियल प्लेट पढ़ी थी, यहाँ पे दो इक्विटोरियल प्लेट होती है। अब एक प्लेट पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम, दूसरे पर दूसरा क्रोमोसोम, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हैं। फिर आते हैं एनाफेज 1 पर। माइटोसिस में जो एनाफेज था वहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ था, क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, और यहाँ पर एनाफेज 1 में जो है होमोलोगस क्रोमोसोम से सेपरेट हुए हैं, अभी सेंट्रोमेयर का डिवीज़न नहीं हुआ। यानी कि अगर हम लोग मेटाफेज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हमें एक क्रोमोसोम ऐसे था तो इससे सारे क्रोमेटिड अलग अलग हो गए थे, पर अगर यहाँ पे हम बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हुए अभी, ठीक है। फिर आता है टीलोफेज, जो वो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे अपोजिट पोल्स पर पहुँच गए हैं, थोड़ा सा डिकंडेंस हुआ, पूरा डिकंडेंसेशन नहीं हुआ, टीलोफेज 1 में थोड़ा सा डिकंडेंसेशन हुआ, ठीक है। और वहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ये सब वापस आ गया है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और एक से दो सेल बन जाएंगी। स्टार्ट किया था हमने 4 क्रोमोसोम से, अभी देखिए एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम नंबर हमने हाफ कर दिया। अभी मियोसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 से पहले हमें एक छोटा सा फेज देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे मियोसिस 2 पे। अब मियोसिस 2 जो है बहुत ईजी है, ये बेसिकली माइटोसिस को रिजेंबल करता है, इक्वेशनल डिवीज़न है। अगर मियोसिस 1 के बाद 2 क्रोमोसोम है एक सेल में, तो यहाँ पे भी मियोसिस 2 के बाद जो नई 1 से 2 बनेंगी सेल्स, उसमें 2 क्रोमोसोम्स ही होंगे, नंबर सेम रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, सेंट्रोमियर का डिवीज़न होगा माइटोसिस की तरह। जो चारों डॉटर सेल्स बनेंगी एट द एंड वो हैप्लोइड ही होंगी, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर तो मियोसिस 1 में ही हाफ हो गया था। ये तो बेसिकली एग्जैक्ट आप बोल सकते हैं माइटोसिस की तरह चल रहा है, जितने क्रोमोसोम नंबर से शुरू हुआ था, हैप्लोइड से शुरू हुआ था मियोसिस 2, तो हैप्लोइड पे ही ख़त्म होगा। अब जो चारों जो सेल्स बनेंगी ना, वो चारों एक दूसरे से भी और पेरेंट से भी जेनेटिकली डिफरेंट होगी। जो जितने चारों सेल बना है ना, ये पूरा टेट्राड बना एक सेल का, ये चारों सेल एक दूसरे से भी और पेरेंट से भी जेनेटिकली डिफरेंट है, वेरिएशंस हैं, माइटोसिस को रिजेंबल करता है। अब मियोसिस में जो है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस तो 2 बार हो रहा है, यहाँ पे देखिए मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में 2 बार डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, 2 बार साइटोकाइनेसिस होगा, बट क्रोमोसोम डिवीज़न जो है सिर्फ मियोसिस 1 में हुआ था। क्रोमोसोम यहाँ पे अभी हम लोग क्रोमेटिड्स का डिवीज़न करेंगे। अब देखिए फिर से प्रोफेज 2 जो है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस जैसा ही होता है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत डिकंडेंसेशन हुआ था वो फिर से कंडेंस हो जाते हैं, जो हमारे सेंट्रोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। माइटोसिस 2 में अगेन एक ही मेटाफिजिक प्लेट है, क्रोमोसोम्स उस पर सेंटर पे अलाइन हो जाते हैं। एनाफेज 2 में फिर से सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। फिर आता है हमारा टीलोफेज 2, जहाँ पे फिर से टीलोफेज 2 में
हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो डीकंडेंस हो जाते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस सब लोग वापस आ जाते हैं और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, हम लोग यहाँ पर एक सेल से चले हैं, बट यहाँ पर अब हमारे पास मियोसिस 2 के एंड में 4 सेल्स बन गई हैं, चारों एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है। 2n से चले थे, अब ये चारों सेल हैप्लॉइड हो गई है। अगर 4n से चले होते तो ये चारों सेल 4n से चले होते तो चारों सेल डिप्लॉइड हो चुकी होती, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं। तो ये था मियोसिस, प्लॉइडी लेवल जनरेशन टू जनरेशन रिस्टोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। So thank you so much, thank you for watching the video.